प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम परदेश से देश तक की कहानी जो है ये भी अगरचे प्रॉपर्टी ही से मुतालिक है और इसका ताल्लुक़ जो है वो फ़िरोज़वाला के इलाके से है। मुतासरा शख्स जिनका नाम मलिक उमर ख़याम है, जिनका ताल्लुक़ लाहौर के इलाके शादरा से है और इन्होंने एक प्लॉट ख़रीदा। लाहौर के करीबी एक इलाका वाक़ फ़िरोज़वाला, 10 मरले का इन्होंने प्लॉट 1996 में ख़रीदा था और उस वक्त जो इसकी प्रॉपर्टी की जगह थी वो वैल्यू इन्होंने अदा करके अपने नाम पर प्लॉट करवा लिया। लेकिन कुछ अर्से के बाद जब ये बरतानिया चले गए तो उन्होंने प्लॉट अपनी हमशीरा नीलोफ़र के नाम कर दिया। अब नीलोफ़र जो है वो पाकिस्तान में रहती थी, प्लॉट इन्होंने अपनी बहन के नाम कर दिया। वो बहन कुछ अर्से के बाद इंतकाल कर गई 2015 में, और जब ये इंतकाल कर गई इनकी बहन तो इन्होंने उस प्लॉट की जो उस मिल्कियत है उसको वापस अपने नाम करने की कोशिश की और उसके जो कानूनी तकाज़े थे वो पूरे किए। लेकिन एक जगह पर जाकर उनका मामला रुक गया जब पता चला कि जिस जगह पर इनका प्लॉट था वहाँ पर एक सोसाइटी है रॉयल सिटी 2 के नाम से, और वो सोसाइटी ये कहती है कि आपका प्लॉट भी चूँकि हमारी सोसाइटी के हुदूद में आता है और इसलिए आपको इसके डेवलपमेंट चार्जेस अदा करने होंगे, तब हम आपको इसकी ट्रांसफ़र होने देंगे। अब इसमें कई सवालात हैं। एक सवाल तो ये है कि जब इन्होंने प्लॉट ख़रीदा था तब ये इस सोसाइटी की हुदूद में नहीं आता था, तो बाद में आ गया तो क्या डेवलपमेंट चार्जेस देने चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये सोसाइटी अगर LDA से अप्रूव नहीं है या हुकूमती इदारे से अप्रूव नहीं है तो इस सोसाइटी को क्या यह हक़ हासिल है कि ये डेवलपमेंट के नाम पर चार्जेस वसूल करे जबकि ये अप्रूव्ड सोसाइटी नहीं है, तो ये किस तरह से काम कर रही है। और तीसरा ये कि ये रुकावट क्या है, अब इनके नाम पर ट्रांसफ़र होने में रुकावट क्या है और इनको निशानदेही इनकी जगह की क्यों नहीं मिल रही। ये वो सवाल हैं जो आज के इस प्रोग्राम में हम उठाएंगे मुतालिका लोगों से। और सबसे पहले शख्स जो इस स्टोरी से मुतालिक है ज़ाहिर है वो ख़ुद मुतासर शख्स मलिक उमर ख़याम है। उनसे हम बात करेंगे जो कि बरतानिया से हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ सफदर अब्बास साहब मौजूद हैं जो कि फ़िरोज़वाला में हमारे नुमाइंदे हैं और उन्होंने इस स्टोरी पर काम किया, मौके पर जाके इस प्लॉट को देखा, मुतल्लिका पटवारी से मुलाकात की और मालूमात इकट्ठी की। वक़ार मुश्ताक तूर साहब माहिर कानून हैं, इनको हम ज़हमत देते रहते हैं अपने प्रोग्राम में और इनकी माहिराना राय लेते रहते हैं। इनसे भी हम जानेंगे और कोशिश करेंगे जो इस वक्त वहाँ के पटवारी हैं मोहम्मद फ़याज़ जो कि फ़िरोज़वाला के इस मौज़े के पटवारी हैं, उनसे हम ये बात करेंगे। तमाम मेहमानों को मैं खुशामदीद कहता हूँ और सबसे पहले मुझे सफदर अब्बास साहब आप ही बताइए कि ये मामला क्या है, रुकावट क्या है ट्रांसफ़र होने में। जब इन्होंने अपना प्लॉट अपनी बहन के नाम पर ट्रांसफ़र कर दिया और वापस वो उसको अपनी मिल्कियत में लेना चाहते हैं, कानूनी तकाज़े पूरे कर रहे हैं और वहाँ पर कोई रुकावट नहीं है किसी भी इदारे की जानिब से, और रुकावट क्या आकर जो सोसाइटी है वहाँ पर आकर हो गई है या कुछ और मसला भी है? जी बिल्कुल असद भाई, जैसे आपने कहा कि इन्होंने कानूनी तकाज़े पूरे कर दिए हैं, लेकिन इनको कानूनी तकाज़ों के साथ साथ एक और तकाज़ा भी पूरा करना है जो कि आ जाता है रॉयल सिटी का। और ये जो रॉयल सिटी है ये समझ लें कि इस वक्त वहाँ के कब्ज़ा माफिया में से शुमार इनका किया जाता है। जो रॉयल सिटी है वो वहाँ से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। रॉयल सिटी के मैं आपको बताता चलूँ कि जब ये रॉयल सिटी बनी थी तो इसके 3 मालिकान थे, जिनमें से 2 वफ़ात पा चुके हैं और एक इनको भी सेल करके कराची जा चुका है। रॉयल सिटी की हुदूद में है जी, इस वक्त जो प्लॉट है वो रॉयल सिटी की हदूद में है। जब इन्होंने 1996 में खरीदा था तब इसकी हुदूद में नहीं था, सोसाइटी बाद में बनी है। तब रॉयल सोसाइटी का वजूद ही नहीं था बिल्कुल। और मैं आपको ये बता कि एक जो बेच के वो कराची जा चुका है और अब वहाँ पर जो इनका मुकामी है गुलाम शबीर शाह नामी बंदा वहाँ पर मौजूद है जो वहाँ पर इनका दफ्तर यूज़ कर रहा है, जबकि दफ्तर में ना तो रॉयल सिटी का कोई बोर्ड लगा हुआ है और ना ही कोई वहाँ पे फ्लैक्स है। लेकिन वो दावा करता है कि ये दफ्तर सोसाइटी का दफ्तर और मैं इसका जी, वो जो पुराने आने वाले बंदे हैं जो रॉयल सिटी का नाम लेते हैं वो उन्हें बताता है। और इसकी एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो बंदा है इसने चंद कदम के फासले पर दफ्तर से अपना एक डेरा बना रखा है जहाँ पर इन्होंने कोई 8 से 10 बंदे बिठाए होते हैं और जो इनके साथ कोई थोड़ी सी भी तलख कलामी से या वैसे बात करना चाहते हैं तो ये उन्हें अपने डेरे में ले जाते हैं और उन्हें वहाँ पे डराते धमकाते हैं। और अगर बात की जाए कि अगर वो पुलिस से रब्ता करते हैं तो पुलिस वाले भी इनके मुकम्मल तौर पे इनके साथ मिले हुए हैं, वहाँ की मुकामी पुलिस भी। और ये जो प्लॉट था ये इस वजह से इनके नाम नहीं हो पा रहा क्योंकि इन्होंने इनका तकाजा पूरा नहीं किया। इनकी डिमांड थी कि 3 लाख रुपया हमें दे, हम आपके प्लाट की निशानदेही भी। जो सही है आपकी बात तो, लेकिन इनके नाम पर ट्रांसफ़र होना जो है वो तो मुतल्लिका इदारों का काम है, उसमें वो तो रॉयल सिटी ने ट्रांसफ़र करके नहीं देना। तो फिर ये रॉयल सिटी क्या जो मुतल्लिका इदारे या पटवारी या तहसीलदार हैं क्या उनके साथ मिले हुए हैं ये, या वो इनके साथ मिले हुए हैं जो इनको ट्रांसफ़र करके नहीं दे रहे? यानी सोसाइटी का अगर कोई एतराज़ है या इनके पैसे अदा नहीं हुए तो इसमें क्या अप्रूवल दरकार है सोसाइटी की तरफ से इसकी ट्रांसफ़र में?
सर असल में जो कब्ज़ा माफिया है ना, वो कोई छोटा गिरोह नहीं होता, उनके हाथ बड़े लंबे होते हैं। वो पटवारी से उनका डायरेक्ट रब्ता होता है। अगर उनका तकाजा पूरा किया जाए तो उसी वक्त आपको वो निशानदेही भी करवाएंगे, पटवारी को बुला के आपको वो आपका प्लाट का कब्ज़ा भी देंगे। और अगर कोई बंदा डायरेक्ट पटवारी के पास चला जाता है उनके पटवार खाने में, तो पहले तो पटवारी आपको मिलता ही नहीं है वहाँ पे। और अगर किस्मत से मिल भी जाए तो फिर उसकी फ़ीस अदा करके फिर पटवारी ने बहाने लगाने शुरू कर देने होते हैं कि जी ये काम तहसीलदार साहब का है, निशानदेही का। और अगर आप तहसीलदार साहब के पास जाते हैं तो उसने भी जब तक उनकी मुतल्लिका जो फीस, वो तहसीलदार के पास नहीं भेजते, वो कहते हैं आप हमें इतने पैसे दें, हम खुद ही सारा प्रोसेस करवा देंगे। अब आप एक सादा फर्द, जिसमें सादा फर्द लेने के लिए भी 5,000 रुपये देने पड़ते हैं, ये तो रेट मुकर्रर हो चुके हैं। अच्छा, मुझे एक तो मलिक उमर ख़यान साहब, मैं इससे पहले कि मज़ीद चीज़ें सफदर से पूछूं, मुझे ये बताइए कि आपको यहाँ पर प्लॉट अपने नाम ट्रांसफ़र करने में वो जो तमाम कानूनी तकाजे थे, वो क्या क्या आपने पूरे किए और रुकावट कहाँ पर जाकर पेश आई है? जी, वो सिर्फ फिंगर पॉइंट करते हैं जी ये आपकी जगह है, इसमें से आप जो सा मर्जी ले लें। लास्ट टाइम में जब उधर था 2018 दिस ईयर, तो वहाँ पर मुझे उन्होंने बताया कि जी ये आपका प्लॉट और आप इसको बेफिक्र होके चारदीवारी कर सकते हैं, जो हमने शुरू की। और वह जैसे मेरे भाई ने कहा कि वहाँ पे एक माफिया ग्रुप है, वहाँ तो उनका एक बंदा आया तो वहाँ नहीं था, लेकिन हमारा मिस्त्री था वहाँ पे जो काम कर रहा था, उसको उन्होंने स्टॉप किया और उसको बुरा भला बोला उन्होंने। और उन्होंने मुझे फोन किया और मेरे साथ भी काफी रूड बोले, बदतमीजी के साथ। जी आप अपने पेपर लेके आए तो फिर आपसे बात होगी। ये किसने कहा? तो मैं पेपर ले जी, ये किसने कहा? ये उन्हीं का कोई बंदा था, जैसे इन्होंने बताया कि ये कोई शबीर है अपना, तो मुझे वैसे पता नहीं उनका। वहां पे जब मैं गया, जैसे भाई ने बोला, वहां पे कोई 8-10 बंदे थे उनके, और वो मुझे उन्होंने डेरे पे ही बुलाया, जैसे कि ये कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। तो वो अपना किसी को अगर प्रेशराइज करना हो तो वो वहां बुलाते होंगे। लेकिन मेरे साथ भी कुछ बंदे थे जिनसे उनकी बात हुई, उन्होंने बोला जी आपके पेपर ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई डाउट वाली बात हो, तो आप ऐसे करें कि आप आ जाए, अपना हमारे कुछ चार्जेस हैं हमें आप दें तो आपका प्लॉट जो है वो आपको हम दे देते हैं। तो मैंने बोला चलो ठीक है। उन्होंने बोला आप कल आ जाए, संडे था, मतलब मंडे आ जाए। तो मंडे को मैंने जब रिंग किया उनको, ये कोई शाह साहब है, मुझे उनका पूरा नाम नहीं आता, जो उनके हेड है, क्योंकि मुझे यही बोला गया कि जी शाह साहब करेंगे जो भी करेंगे। तो शाह साहब ने मुझे बोला जी आप हमें 3 लाख रुपया दें डेवलपिंग चार्जेस का, तो हम आपको आपका प्लाट दे देते हैं, विच इज आई डोंट लाइक। 3 लाख कोई छोटी रकम नहीं है, ठीक है हम बाहर से आए हैं लेकिन हम भी यहाँ काम करते हैं, जैसे आप उधर मेहनत करते हैं। तो मुझे वैसे भी उनका वो रवैया अच्छा नहीं लगा। सही है। अच्छा, अब मसला जो है वो 3 लाख रुपए के डेवलपमेंट चार्जेस का है। अगर आप वो दें तो कोई मसला नहीं है, और अगर आप ना देना चाहें तो फिर वो आपको ट्रांसफर नहीं होने दे रहे, ये मामला है जी। और मसला ये है कि वहाँ पे क्या डेवलपिंग हुई है, ये सबसे पहले तो इनसे ये पूछा था ना, तो डेवलपिंग चार्जेस मीन क्या है, एक उन्होंने सड़क निकाली है। ठीक है, अच्छा चलें हम इस पर कानूनी राय मालूम करते हैं वकार मुश्ताक तूर साहब से। लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दें सफदर बास साहब कि ये जैसे लाहौर में कोई सोसाइटी LDA अप्रूव करता है, तो ये शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट की सोसाइटीज किसने अप्रूव करनी होती हैं? सर जो शेखुपुरा की सोसाइटीज है वो अभी तक LDA ही अप्रूव करता है। ठीक है, यानी ये LDA अप्रूव्ड सोसाइटी नहीं है। ठीक है, प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। वकार मुश्ताक साहब के एक सोसाइटी जो LDA से अप्रूव्ड ही नहीं है, वो क्या कानूनी तौर पर रुकावट बन सकती है किसी शख्स के प्लॉट के ट्रांसफ़र होने पर, और क्या वो डेवलपमेंट के नाम पर चार्जेस मांग सकती है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अर्ज़ ये है कि जो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसका दायरे अख्तियार है ज़िला लाहौर, ज़िला शेखुपुरा और ज़िला ननकाना साहब और कसूर। ये पूरे के पूरे लाहौर डिवीज़न की जितनी भी लैंड डेवलपमेंट है ये उसको रेगुलेट करती है, रेगुलेटर है। ठीक है। अब
बुनियादी सवाल ये है कि जो LDA है वो हर तरह से हाउसिंग सोसाइटी का अप्रूवल देती है, टेक्निकल अप्रूवल से लेकर उनकी लीगल डॉक्यूमेंटेशन, और LDA के अप्रूवल के बाद ही कोई सोसाइटी जो है फर्दर उसके प्लॉट्स बेच सकती है। उनके सारे जो LDA के बाय लॉज हैं उसके मुताबिक, यानी अपना बोर्ड तक डिस्प्ले नहीं किया जा सकता ना, अगर वो अप्रूव्ड नहीं है तो अपना बोर्ड भी नहीं लगा सकते आप। हाँ जी। अब इसमें मामला क्या होता है हमारे यहाँ कि यहाँ पर एक लैंड माफिया डेवलप हो चुका है, जो किसी भी ज़राई ज़मीन को खरीदता है या उसका पहले से कुछ उसकी अर्नेस्ट मनी देकर, बयाना देकर वो ज़मीन पर कब्जा अपना जाहिर करके उसको फिर आगे उसको फर्दर बेचते हैं, वो सोसाइटी को एडवर्टाइज करते हैं। तो अगर इस तरह का कोई मामला होता है तो जुलाई 2017 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सारे पंजाब के 36 जिलों के DCOs को ये डायरेक्शन दी थी कि आप इस तरह की बोगस और गैर कानूनी सोसाइटीज, हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ एक्शन करें और उनके खिलाफ रिपोर्ट नैब को भिजवाएं, नैब उनके खिलाफ कार्रवाई करे और मुतलका जो इदारे हैं LDA जैसे उनके खिलाफ भी, उनमें जो अफसरान मुलविस उनके खिलाफ भी कार्रवाई करे। तो कानूनी तौर पर एक सोसाइटी जो कि खुद ही LDA से मंजूर शुदा नहीं है वो प्लाट्स को ट्रांसफर नहीं कर सकती। लेकिन अब ये लोग क्या करते हैं कि ये उसको पटवारी के पास अपने नाम उसका इंतकाल करवाने के बाद उस मुश्तरका खाते के अंदर से फिर ये उसकी रजिस्ट्री करवा कर देते रहते हैं लोगों को, और उन रजिस्ट्रियों की बुनियाद पर फिर लोग अपनी जगह को ऑक्यूपाई करके उसकी तामीरात शुरू कर देते हैं। और दूसरा, हम बारहा प्रोग्राम्स में, बारहा फोरम्स पर ये डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे यहाँ जो महकमों में काली भेड़े हैं वो भी उनको उनके मजमूम मकासद की तकमील के लिए इनकी मदद करते हैं। अब देखिए, कई ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज हैं जिनमें गैस पहुंच गई है, वापडा की बिजली पहुंच गई है, तो कौन देता है उनको ये अप्रूवल? एक सोसाइटी जो सिरे से है ही गैर कानूनी, तो वहां पर जिंदगी की बुनियादी सहूलतें ही नहीं होंगी तो वो आगे प्लॉट नहीं बिक सकेंगे। तो यही अलमिया है हमारे यहाँ, और खासतौर पर ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ इस तरह के ये जो फ्रॉड होते हैं। इस पर्टिकुलर केस में आपको क्या लग रहा है वकार साहब के ये इन्होंने सारा प्रोसेस अपने बिल्कुल ठीक तरीके से किया, तो इनके साथ उमर खयाम साहब के साथ फ्रॉड हो रहा है और एक नाम नेहाद सोसाइटी की जानिब से हो रहा है? उमर खयाम साहब ने जिस तरह बताया कि इन्होंने सारी किस्तें पे कर दी, और ये जब प्लॉट पे मौके पर गए वहां पर उसमें कंस्ट्रक्शन करने के लिए, तो वो बदमाश आ गए, उन्होंने कहा जी हमें डेवलपमेंट चार्जेस दें। इनको ये चाहिए था कि ये मौके पर, ये पुलिस केस था, मौके पर 15 पे कॉल करते और पुलिस में इसकी दरखास्त देते, जो इन पर मुसल्ला लोगों ने आकर जो हमला किया, ये जो भी वो मामला हुआ। और दूसरा, इनको जो इन्होंने प्लॉट की मद में पैसे दिए हैं, इनके पास अब बेसिकली दो रास्ते हैं। पहला रास्ता तो ये है कि ये क्रिमिनल कार्रवाई का आगाज करें, उनके खिलाफ मुतलका पुलिस को एप्लीकेशन दें, और अगर इनके साथ कोई बहुत सारे लोग शामिल हैं जो कि इस सोसाइटी के हाथों लुट चुके हैं, तो ये सारे जाकर नैब में एप्लीकेशन दें फॉर चीटिंग पब्लिक एट लार्ज। और दूसरा ये है कि ये सिविल दावा करें अपनी राइट्स को जो है वो या अपने प्लॉट को हासिल करने के लिए कि हमने इतनी रकम पे कर दी है, अब ये दूसरी पार्टी पर ये लाजम है। राइट। अच्छा, आप मुझे ये बताइए सफदर अब्बास साहब कि ये राना तनवीर साहब का हल्का बनता है? जी बिल्कुल। ये और राना तनवीर साहब के इस हल्के में कितनी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो कि LDA अप्रूव्ड नहीं है? सर, ये राना तनवीर का हल्का इसमें कुछ है, और बाकी ये इन राना तनवीर साहब के भाई हैं राना इफजाल साहब, जो कि साबिक MNA रह चुके हैं। ठीक है, ये उनका हल्का है। और बेसिकली चूँकि लीड सबको राना तनवीर साहब ही करते हैं, जानते वहाँ पे सबको राना तनवीर साहब ही हैं, क्योंकि वहाँ पे ये गाँव की आ जाता है, तो वहाँ पे जो सब चुदरा टाइप है वो सारे राना तनवीर साहब को ही जानते हैं। तो यहाँ पे जो भी सोसाइटी बनती है वो इन्हीं की मंजूरी से बननी होती है पहले। अच्छा। और वो इन्होंने ही अगर अप्रूव कर दी तो ना तो उन्हें LDA ने करना होता है कुछ, और ना ही वहाँ के कोई मुकामी पुलिस या कोई भी कुछ उनके खिलाफ कर सकता था। यही वजह है कि सर, ये मैं आपको फिरोज वाला का बताता चलूँ कि फिरोज वाला ना जो वो लाहौर की समझ लें कि बाउंड्री लाइन के बिल्कुल साथ अकब में वाक़ है, और वहाँ पर कोई तकरीबन 150 के करीब सोसाइटीज़ वाक़ हैं, जिनमें चंद एक ऐसी हैं जो LDA से अप्रूव हैं।
जबकि मैं आपको कब्ज़ा माफिया के बारे में बताता चलूँ तो वहाँ पर दो किस्म के कब्ज़ा माफिया मौजूद हैं। जो पहली कैटेगरी है वो सरकारी अराजी पर आ जाती है। अब वहाँ पर एक 92 कनाल की सरकारी अराजी थी जो हुकूमत ने सर्वेंट हाउसिंग सोसाइटी के नाम से मंजूर की थी कि जी यहाँ पर सरकारी लोगों को सस्ते घर मिलेंगे। ठीक है। लेकिन अब वहाँ पर सितम ज़रीफ़ी ये देख लें कि वहाँ पर एक मरले का भी किसी सरकारी बंदे को कोई घर नहीं मिला, जबकि वहाँ के जो मुकामी बंदे थे जो सियासी असर रसूख वाले थे उन्होंने यहाँ पे प्लॉटिंग करके सारे की सारी जगह बेच सेल कर दी हुई है। और जो यहाँ पे मुकामी लोग हैं अगर आप उनके पास और ये सियासी आशीर्वाद के बगैर नहीं होता ये। जी बिल्कुल, ये नामुमकिन है सियासी आशीर्वाद के बगैर, ये बिल्कुल सरकारी जमीन आप जो है वो बेच लें जी, सरकारी जमीन को आप टुकड़े करके बेच लें, ये सियासी आशीर्वाद के बगैर नहीं होता नाम। और इससे चंद 100 गज के फासले पे एक 60 कनाल की आज़ादी थी जो मुतलुका वक़फ़ इमलाक की आज़ादी थी। वहाँ पर भी आप यही समझ लें कि वहाँ पर भी जो सियासी असर रसूख वाले आदमी थे उन्होंने अपनी ये ना सिर्फ नून लीगी बल्कि तमाम पार्टीज के जहाँ पे जो वर्कर थे उन्होंने बहती गंगा में हाथ धोए। रुकिएगा, हम यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मजीद इस पर बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। फयाज साहब, ये आपके इल्म में आ चुका है उमर ख़याम साहब का मसला। उमर ख़याम साहब जो हैं वो अपने प्लॉट की डिमार्केशन चाहते हैं। एक सोसाइटी इनसे जो है वो मांग रही है डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पर 3 लाख रुपए। ये डिमार्केशन को क्यों नहीं मिल रही आपके ख्याल में? ये अपना है, इसमें ना खाते होते हैं सालम खाते में से जी, उसमें होता है 1 एकड़ में से कुछ हिस्सा होता है या कोई खाता होता है 300 कुछ कनाल का या ऐसे होता है। उसमें से ना कोई एक हिस्सा होता है, अगर वो मखसूस हो तो उसकी डिमार्केशन हो जाती है, अगर वो मखसूस ना हो तो फिर मुश्किल हो जाती है बड़ी। इसका ना पहले फिर तकसीम करवाना पड़ता है खाते को। नहीं तो इनके प्लॉट जो है ये खाता इसका अलग से नहीं है, ये एक बड़ा लैंड है जिसका ये हिस्सा है इनकी जमीन। असल में ये जो प्लाट होते हैं प्राइवेट स्कीम इन्होंने मंजूर नहीं करवाए होते जी, तो ऐसे ये पुरानी ये स्कीम चल रही है, अगर इन्होंने मंजूर करवाई होती तो फिर बकायदा प्लाटों के नंबर और ततीमे कटे होने थे। अब ये देखो कोई 4 एकड़ है या 24 नहीं, एकड़ इस सोसाइटी का कोई रोल है इस काम में कि एक बंदा अपने नाम पर अपनी बहन के नाम से अपने नाम पे ट्रांसफर करवाना चाहता है और उसकी डिमार्केशन लेना चाहता है, तो सोसाइटी का कोई रोल होता है उसमें? हो सकता है या उसका कोई रोल ही नहीं है, या मुतल्लिका बंदा डायरेक्ट आपके पास आए और उसका काम हो जाएगा? जी नहीं, वो असल में ना ये जो है ना जो ये प्लाट जो सेल कर रहे हैं जी, इनकी जिम्मेदारी होती है कि वो बंदे को उसको डिमार्केशन दे और उसको प्लाट पे उसको कब्जा दे। ये तो इन्होंने 1996 में खरीदा था ना जी। जी जी, ये अब सोसाइटी तो अब मांग रही है इनसे पैसे, तब तो ये सोसाइटी थी नहीं। सोसाइटी नहीं, लेकिन कोई सेलर तो था ना जिससे इन्होंने लिया है, और उनकी जारी बात अगर वो बंदे ना होंगे तो उनके कोई बच्चे वगैरह होंगे या वो इसको हैंडल कर रहे होंगे, उनसे डिमांड की जा सकती है कि वो डिमार्केशन दें कि उन्होंने पैसे भी लिए हैं इनके। अगर मिसाल के तौर पर एक बंदे के पास रजिस्ट्री इंतकाल मौजूद है और वो बंदा कोई मर खप गया है जिससे इन्होंने खरीदा था, तो फिर इसका क्या तरीकाकार होता है फयाज साहब? फिर इसका ये ना एप्लीकेशन दें जनाब एसी साहब को या तहसीलदार को इसकी निशानदेही के लिए। अच्छा, तो उसमें वो नोटिस जारी करेंगे पार्टियों को। अच्छा, उधर इसमें होंगे नोटिस जारी करके बाद में उसका जो है ना वो कुछ टाइम फ्रेम होगा, टाइम रखा जाएगा, उसमें सारी पार्टियां हाजिर होंगी। अब मुझे ये बताएं, जो मैंने आपसे सवाल किया था कि ये सोसाइटी है रॉयल सिटी, इनका कोई अमल दखल है बीच में? रॉयल सिटी के अगर जो है अगर ऑनर हैं तो उनसे बंदा उनको भी कह सकता है, उनको वो देंगे। नहीं, लेकिन फयाज साहब एक सोसाइटी अप्रूव्ड ही नहीं है एलडीए से, वो यानी कानूनी तौर पर वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो बंदा वो पकड़ा जाना चाहिए जिसने बोर्ड लगा रखा है एलडीए उसका रॉयल सिटी का, वो बंदा पकड़ा जाना चाहिए कि भाई तुम गैर कानूनी काम क्यों कर रहे हो, ना कि आप उस पर डिपेंड कर रहे हैं कि वो इनको डिमार्केशन लेकर दे। जी जी बिल्कुल राइट है, वो क्यों नहीं, वो उसको पकड़ा जाना चाहिए क्योंकि वो इसका जिम्मेदार है, उसने पैसे लिए हैं। वकार मुश्ताक साहब कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं मोहम्मद फयाज साहब से? जी मैं
मोहम्मद फयाज साहब, गुजारिश ये है कि जब ये सोसाइटी वहाँ पर ये लोग प्लॉट बेच रहे थे और जब इन लोगों ने वहाँ पर बगैर LDA के अप्रूवल के, बगैर उसको अप्रूव करवाए जब ये सोसाइटी शुरू की, तो क्या आप लोगों ने, क्या रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने क्या एक्शन लिया? क्या आपने कोई रिपोर्ट भेजी LDA को, गवर्नमेंट को, यहाँ पर ये गैर कानूनी इस तरह की सोसाइटी? इसका जवाब फयाज साहब ये देंगे कि मैं तो तब था नहीं, मैं तो अभी आया हूँ कुछ अर्सा पहले। अगर मैं नहीं था तो कोई मेरे जैसा पटवारी तो था ना इधर। हाँ, कोई बंदा था ना पटवारी जब ये बनी है, या वैसे चाहिए तो था अभी इसको। तो जाहिर है आप रेवेन्यू की तरफ से, आपके तहसीलदार, आपका AC, आपका पटवारी, आपकी तरफ से LDA को रिपोर्ट जानी चाहिए थी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कि यहाँ पर गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियाँ बन रही हैं, जो कि, और ये चोरी एक रात में नहीं बन जाती सोसाइटी, वो पहले ल्योर करते हैं एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग के थ्रू, मॉडल्स वगैरह को हायर करके, और इस तरह फिर समंदर पार पाकिस्तानी को उनका पैसा इस तरह मेहनत से कमाया हुआ पैसा डुबाया जाता है। तो अभी मेरी गुजारिश ये है पटवारी साहब जो कि मौजूद हैं, कि आप काइंडली, ये ओवरसीज पाकिस्तानी है और पाकिस्तान के अंदर अब नई गवर्नमेंट, ये जो नया माहौल है इसके अंदर ओवरसीज पाकिस्तानी का तहफ़्फ़ुज़ बड़ा ज़रूरी है उनकी सरमायाकारी का। आप काइंडली इसमें स्टेप इन करें और ये आपके पास दरखास्त लेकर आपके AC के पास, तहसीलदार के पास आते हैं, और मैं इनको भी अर्ज करता हूँ कि ये ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन, पंजाब ओवरसीज कमीशन जो है उसके वाइस चेयरमैन अपॉइंट हो चुके हैं अपना वसीम रामे साहब। ये उनके तवज्जुह से भी आपके पास आएंगे और इनका मसला हल करें। ये जेन्युइन ओवरसीज पाकिस्तानी इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, यहाँ पर रहना चाहते हैं, इनकी आप इन ठगों और चोर शक्कों से इनकी जान छुड़वाएं आप। जी फयाज साहब, इंशाल्लाह इनको भेजें, मैं इंशाल्लाह इनको ना। अच्छा फयाज साहब, ये भी बता दें कि वो जो कोई सोसाइटी, रॉयल सिटी नाम की सोसाइटी है, वो इनसे 3 लाख रुपया मांग रही है डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पर, क्या ये उनको दे देने चाहिए 3 लाख रुपए या नहीं? देखिए, अगर वो डेवलप करते हैं तो अगर है, अदरवाइज ये तो वैसे ही वो मांग रही है। अगर वो एक मिनट फयाज साहब, नहीं मुझे पहले बताएं, एक मिनट वकार साहब, मुझे ये बताएं कि क्या इनको ये आपसे एडवाइस ले रहे हैं मिसाल के तौर पे, क्या उनको 3 लाख रुपए दे दें हम? नहीं, मेरे ख्याल में तो नहीं देने चाहिए। अच्छा, क्यों नहीं देने चाहिए? वो रॉयल सिटी जो है उन्होंने अपना ये जो कोई इसमें डेवलपमेंट चार्जर अगर इन्होंने इनसे पहले तय किए हुए हैं, सोसाइटी ऐसी होती है ना, अगर उन्होंने तय किए हुए हैं, मैं यही तो पॉइंट एस्टैब्लिश करना चाह रहा हूँ जिसकी वजह से मैंने सवाल किया वकार साहब। कैसे डेवलपमेंट चार्जेस ले सकते हैं? एक सोसाइटी रजिस्टर्ड ही नहीं है, अप्रूव्ड ही नहीं है, वो कैसे डेवलपमेंट चार्जेस मांग सकती है? आप तो स्ट्रेट अवे कहें कि नहीं, बिल्कुल नहीं देना चाहिए, और जो मांगता है उसके खिलाफ पर्चा कराना चाहिए, जो मांगता है पैसे। ज़रई रकबे को इन्होंने फर्दर जो है वो आगे अनडिवाइडेड ज़रई रकबे को इन्होंने आगे बेचा हुआ है स्टाम्प के ऊपर, और ये रजिस्ट्री करवा के, तो डेवलपमेंट चार्जेस ले कैसे सकते हैं? अच्छा, एक और मोहम्मद फयाज साहब, एक और बात बताएं, अगर ये उमर ख़याम साहब, राना तनवीर साहब का फोन करा दें, फिर काम हो जाएगा? मेरे से बात कर रहे हैं? जी, मैं फयाज साहब आपसे कह रहा हूँ कि अगर ये जो उमर ख़याम साहब है जिनका प्लॉट का मसला है, ये अगर राना तनवीर साहब को अप्रोच करके उनसे कॉल करा दें आपको या आपके अफसर को, तो इन बेचारों का काम हो जाएगा, फिर कोई डिमार्केशन मिल सकती है? नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं, मैं हर आने वाले को प्रेफरेंस देता हूँ। इन्होंने तो फोन करवा लिया, और कोई ऐसे लोग भी हैं जिनकी राना तनवीर साहब तक पहुंच नहीं है। तो सर फिर इनका सीधा सीधा हल बताए ना कि क्या करें, जो ये इनका 2-3, ये मतलब आप जानते हैं ना कि ये मेरिट पर काम हो, 2-3 दिन से ज्यादा नहीं लगने चाहिए ना इस काम को। 3 लाख रुपया भी अदा नहीं करना चाहिए और इनको डिमार्केशन भी मिलनी चाहिए। हाँ, मिलेगी इंशाल्लाह, इनको भेजे, मैं इनको मसला इनको देख के हल करता हूँ इनको। ठीक है, और अगर इनके बिहाफ पर कोई शख्स आ जाए, बरतानिया में अगर किसी का इनको पॉइंट करदा कोई टारनी है तो वो आ जाए जी, मैं देखता हूँ, इनको हैंडल करता हूँ। ठीक है, अब मलिक उमर ख़याम साहब, फयाज साहब बस अब जा रहे हैं, बस आप कोई बात इनको कहना चाहते हैं? उमर ख़याम साहब। जी, मैं ये कहना चाहता था कि पावर ऑफ अटॉर्नी तो मैं उस वक्त दे सकता जब मेरे नाम होगा, विच इज मैंने ट्राई बहुत की कि विरासत करवा लूँ। लास्ट टाइम वो भी मुझे पटवारियों ने बहुत तंग किया, मैंने 30,000 रुपया भी दिया एक बंदे को, तो फिर भी मेरी विरासत नहीं हुई और मुझे वापस आना पड़ा। तो इस वक्त तो यही है कि मेरे भतीजे के पास जेन्युइन जो है 30,000 रुपया आपने किसको दिया है? जी, 30,000 रुपया किसको दिया आपने? वो कोई अपना बंदा जैसे ये फिर रहे होते हैं काम करवाने के लिए। आपको पता है कि जो
बंदा डूब रहा होता है वो तो तिनके का सहारा भी होता है ना। तो मैंने तो हर दफा 2006 से मैं कोशिश की कि मेरा ये काम हो जाए और मेरी जान छूट जाए। तो मसला ये है, अब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि भतीजे के पास रजिस्ट्री है, उसके पास मेरा शनाख्ती कार्ड है, मेरी सिस्टर का डेथ सर्टिफिकेट है। तो उसके अलावा अगर कुछ उन्होंने लिखवाना है मैं वो उस पर साइन करके इधर से भेज सकता हूँ। पावर ऑफ अटॉर्नी तो मैं अभी उसी वक्त दूंगा जब मेरा नाम होगा। तो हमें तो फिलहाल हमारा जो हमारी डिमांड ये है कि रजिस्ट्री है, जेन्युइन है, हर चीज है, वो हमें उसका निशानदेही मिलनी चाहिए। ठीक है, और ये 3 लाख रुपए से जान छूटनी चाहिए, जान छूटनी चाहिए। बल्कि ये जो सब कह रहे हैं कि जी पुलिस को कॉल करते ये करते, जबकि पहले वो मेरे भाई नाम मुझे नहीं पता याद आया, वो कह रहे थे कि उनको फोन करते। कैसे फोन करते जब वो खुद ही कह रहे थे पुलिस भी उनके साथ है और पटवारी भी उनके साथ है, तो हम किसको फिर आप बताएं। ठीक है, प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। फयाज साहब, आप के इल्म में ये बात है कि वहाँ पर उन लोगों ने कोई डेरा बना रखा है और जो भी इस तरह का शख्स आता है उसको डेरे पर ले जाते हैं और वहाँ जाकर डराते धमकाते हैं, खासतौर पे ओवरसीज वाले। मुझे यहाँ तक उन्होंने बोला मेरे भाई जी ख़ाम साहब, उन्होंने यहाँ तक बोला, सारे बंदे उधर गवाह थे, उन्होंने कहा जी आपके आने से पहले एक झगड़ा हुआ और एक बंदे को उन्होंने मार दिया है जगह से। वही आप वाली बात के वो थ्रेट करते हैं। जी फयाज साहब, अरे मेरे तो इल्म में कोई ऐसी बात नहीं आई है। अच्छा, कह रहे हैं तो मैं इसका क्या कह सकता हूँ कि कोई है या नहीं, या थ्रेट करते हैं। तो वो तो पटवारी को भी बुरा भला कहते हैं। जब हमने पटवारी का नाम लिया 3-4 का, तो उनको भी गालियां निकाल रहे थे कि उनको तो पता ही कुछ नहीं है। अगर इनको नहीं पता तो फिर किसको पता निशानदेही का। बेसिकली ये जो है ना, मैं शेखुपुरा पर जाती तौर पर जानता हूँ, जब इलेक्शन थे मैंने खुद भी वहाँ जाकर बड़े प्रोग्राम किए। वहाँ पर जो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है लोगों की, वो कब्ज़ा माफिया की वजह से, और जो कब्ज़ा माफिया है उनको सियासी शख्सियात की पुष्टपनाही हासिल है। इसको मैं ज़ाती तौर पर भी मैंने ऑब्जर्व किया और वहाँ से मालूमात इकट्ठी की। वहाँ पर शेखुपुरा में ख़ासतौर पर यह बड़ा मसला है। अच्छा, अब इस पर जाहिर है, इस पर फयाज साहब तो शायद कुछ ना कर सकते हो, लेकिन मुझे वकार साहब ये बता दीजिए कि ये लोग जो 3 लाख रुपया मांग रहे हैं, इसको क्या भत्ता कहा जा सकता है कि भत्ता मांग रहे हैं? और अगर ये भत्ता मांग रहे हैं, उसको भत्ता या के नाक का नाम ना दें, कुछ और नाम दे दें, तो क्या इस मांगने के जुर्म में उनके खिलाफ कोई FIR दर्ज करने की दरख्वास्त दी जा सकती है पुलिस में? जी बिल्कुल, ये एक्सटॉर्शन है। ये किसी भी शख्स को उसकी जान की धमकी देकर उसको उसके नुकसान पहुंचाने का डर देकर उससे पैसे तलब करना, ये बिल्कुल ये क्रिमिनल ऑफेंस है। और मेरी जब जो मुतासरा हमारे भाइयों ये कह रहे थे कि पुलिस को मैं कैसे कॉल करता, ये पुलिस मिल गई थी, तो गुजारिश ये है कि यहाँ पर तो सारा माहौल ही इसी तरह है। ये सारे इदारे मिलकर इस तरह की मैनिपुलेशन करते हैं। आपने किसी न किसी फार्म पर तो दरवाजा खटखटाना है। मेरी गुजारिश तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी से और इन भाई से भी है कि ये आपका जो ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन है फेडरल के अंदर और ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन है, उनको इस मामलात के अंदर इन्वॉल्व करें। देखिए, कोर्ट केसेस में उनकी जो अख्तियारात हैं वो बहुत महदूद हो जाते हैं क्योंकि मामला सबडिविस होता है। लेकिन जब कोई इंतजामी मामला होता है पुलिस से मुताल्लिक, रेवेन्यू से मुताल्लिक, तो आप बिल्कुल, आपका वो फोरम है, आप वहां पर दरखास्त दें, आप उनसे राब्ता करें। वो बिल्कुल मुतल्लिका अथॉरिटीज को लिखते भी हैं और उस पर कार्रवाई भी करते हैं। तो अगर पुलिस भी मिली हुई है, सारा कुछ, ये वाकई उस एरिया के अंदर आपकी ऑब्जर्वेशन ठीक है कि कब्जा माफिया हैं। और वो क्योंकि लाहौर के करीब होने का उस इलाके को एक एज हासिल है, तो वहां पर इंतहाई खतरनाक हद तक बढ़ चुकी हैं कब्जा ग्रुप की सरगर्मियां और जाली सोसाइटी, कब्जा ग्रुप की सियासी सरगर्मियां, पूरा अगर इसको नाम दें। और बल्कि
वो धड़ाधड़ जो है वो और प्रिंट मीडिया पर लाहौर के नाम से, हालांकि ये शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट के टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ये सारी सोसाइटीज हैं, ये जितनी भी ये फैजपुर इंटरचेंज के साथ मुलक्का हैं या आगे फिरोजपुर में हैं, इनका लाहौर से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये अपने आप को जब एडवर्टाइज करते हैं तो फिर लिखते हैं कि लाहौर के दिल के अंदर या लाहौर के इंतहाई करीब सिर्फ लोगों को लूटने के लिए। तो अर्ज ये है कि इसलिए मुतलका फोरम अगर मुतलका इदारे ताउन नहीं करते कि वो साथ शामिल हो जाते हैं सियासी असर और रसूख में, तो उसके लिए मुनासिब यही है कि ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन और ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन के पास उनके कवानीन के तहत मुकम्मल अख्तियारात हैं, उनको आप अप्रोच करें और मुतलका महकमों को लिखें। ठीक है। उमर ख़याम साहब, अभी तक आप पटवारी के पास जाने के अलावा किसी और फोरम पे भी गए हैं, जैसे ओवरसीज कमीशन है, वहाँ क्या आप गए हैं या पुलिस से आपने रब्ता किया? असल में हमें भी अभी पता चला है कि क्योंकि ये जब प्रॉब्लम शुरू हुई है तो हमें भी अभी फ्यू वीक पहले पता चला है कि हमारे लिए सब कुछ उधर सहूलतें हैं। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं जरूर जाता, क्योंकि मैं 2-3 दफा पाकिस्तान है इसी साल में 2-3 दफा आ चुका हूँ जी। तो अब हमें पता चला है, लेकिन आप सबसे बड़ी एडवर्टाइज हैं, आप माशाल्लाह बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। तो ये अकेला मैं नहीं, जहाँ भी जिधर से भी सुनते हैं, जिससे बात करते हैं, उसकी अपने रिश्तेदारों से क्या जो गैर है उनसे क्या यही प्रॉब्लम है कि कब्जा हो गया जी, ये हो गया, किराएदार उन्होंने दिया। तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम उधर पैदा हुए, उधर से आए हैं, इतना प्यारा पाकिस्तान है हमारा, लेकिन वहाँ के लोगों को जैसे हम लोग रेकमेंड करते हैं वो अच्छी बात नहीं है। सुन के बड़ा अफसोस होता है, दुख होता है इस बात का। सही है। अच्छा, अब एक तो आप ये करें कि फौरी तौर पर किसी ना किसी शख्स को अपनी फैमिली में से या अपने भतीजे को, भांजे को आप जरा भेजें फयाज साहब के पास। उन्होंने हमसे वादा कर लिया है, आपसे भी वादा कर लिया है इंशाअल्लाह ताला वो कल चला जाएगा कि वहाँ पर जो है वो मेरे पास भेजे, मैं देखता हूँ उसका मसला कैसे हल हो सकता है। ठीक है, वो 3 लाख रुपया तो मेरा ख्याल है, और बाकी यहाँ पर सबकी का इत्तेफाक है। वकार मुश्ताक साहब का भी बिल्कुल अदा नहीं करना चाहिए, और अगर वो इसरार करें तो फिर जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका मशरा भी हम आपको नहीं दे सकते, क्योंकि इन लोगों की जड़ें भी मजबूत होती हैं और ये आप पर ऐसी आपके ऊपर जवाबी कार्रवाई ऐसी करते हैं जिससे एक आम आदमी परेशान होकर रह जाता है, क्योंकि उनका तो कारोबार ये है, सारा दिन का काम ये है, एक आम आदमी परेशान हो जाता है। तो हम जब पहुंचे तो वो यही तो बता रहे थे जी, इधर कत्ल हो गया जी, जमीन के लिए हो गया जी, ये हो गया। तो हम तो इधर अब बाल बच्चा छोड़ के अपना उधर आते हैं। सो वी डोंट वांट एनी प्रॉब्लम। लेकिन क्या करें, मुझे हमारा छोड़ने को दिल भी नहीं करता, क्योंकि हमने उधर पैसे दिए हैं उस जगह पे। जगह अगर 25 नहीं बिल्कुल आपने आकालाल की कमाई से वो खरीदा है जी, बिल्कुल आप क्यों आप उसको छोड़ेंगे। मैं बंदा इन्वेस्ट करता है कि चलो फ्यूचर में काम आए जी, तो वो हमारे लिए, ना कि इन माफिया लोगों के लिए। जी बिल्कुल ठीक है। और मैं एक चीज़ की वजाहत करना चाहूँगा, इस प्रोग्राम में रॉयल सिटी नामी इस हाउसिंग सोसाइटी का बहुत दफ़ा जिक्र हुआ है, और हमने कोशिश की कि उनका मौक़िफ़ भी लिया जाए। ज़रूरी है कि वो भी अपना मौक़िफ़ दे दें। हो सकता है वो कहते हैं कि जी नहीं, तो हम तो LDS अप्रूव्ड हैं, या कुछ भी वो कह सकते हैं, अगर चाहिए नहीं है, लेकिन वो अपना मौक़िफ़ दे सकते थे। लेकिन उन्होंने हम ये देना मुनासिब समझा। हम अब भी ऑफ़र कर रहे हैं कि वो हमारा ये फोरम उनके लिए हाजिर है, वो जब चाहें अपना इस सोसाइटी के हवाले से अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं, और इस पर्टिकुलर केस पर भी अपनी राय देना चाहें तो वो दे सकते हैं। और जो वहाँ पर एक डेरा आबाद हो गया है, जो लोगों को डराते धमकाते हैं, जो कि उमर ख़याम साहब के बकौल उनके साथ जो वाक़यात पेश आए हैं, और हमारे रिपोर्टर भी उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, तो ये अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर चीज़ें हो रही हैं। बहरहाल ये आज का प्रोग्राम था। मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, मलिक उमर ख़याम साहब आपका भी, सफदर अब्बास साहब, वकार मुश्ताक तूर साहब और मोहम्मद फयाज साहब ने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। आप सबका बहुत शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।